दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं, हजारों टैंक्स हैं, फिर वो ईरान पर सीधा जमीनी हमला करने से क्यों कतराता है? अमेरिका ने महीनों प्लानिंग की, ट्रेनिंग की, अपनी सबसे बेहतरीन डेल्टा फोर्स को ईरान भेजा। ईरान ने बिना एक भी बुलेट फायर किए 8 हेलीकॉप्टर्स और 8 अमेरिकी मार गिराए। अमेरिकन को अपने चलते हुए प्लेन छोड़ जान बचाकर भागना पड़ा। मीडिया में हमने अमेरिका की धमकियां तो बहुत सुनी है, लेकिन हकीकत में कोई भी अमेरिकी जनरल ईरान में अपनी जमीनी सेना भेजने के नाम से ही कांपने लगता है। इसे मिलिट्री की भाषा में डर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर कहते हैं। ईरान कोई ऑर्डिनरी मुल्क नहीं है। यह नेचर द्वारा बनाया गया एक इनविजिबल फोर्ट्रेस, अदृश्य किला है। बाहर से देखने में तो यह एक साधारण सा देश लगता है, लेकिन जैसे ही कोई विदेशी सेना इसकी सीमाओं में घुसने की कोशिश करती है तो उसका सामना इंसानों से नहीं बल्कि ईरान के असली प्रोटेक्टर्स से होता है। इसके खूंखार पहाड़ और जानलेवा रेगिस्तान। रात के अंधेरे में ईरान के पहाड़ों और रेगिस्तानों में ऐसा क्या होता है कि दुनिया की सबसे पावरफुल सेनाओं के पैर कांपने लगते हैं? ईरान के डरावने सच को जानने से पहले इस किले की बनावट को समझ लेते हैं। इसके नॉर्थ में खड़े हैं अल्बोर्ज माउंटेन्स। यह एक मैसिव माउंटेन रेंज है जो कैस्पियन सी की तरफ से नेचुरल वॉल का काम करती है। यह ईस्ट से वेस्ट लगभग 900 किलोमीटर तक फैली हुई है। इन्हीं में से एक है माउंटेन दमावंद, जिसे अल्बोर्ज का क्राउन जेवल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई समंदर से लगभग 18,406 फीट है। यह सिर्फ ईरान की ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे ऊंची चोटी है और एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वल्केनो है। यह पहाड़ इतने विशाल हैं कि ईरान का कैपिटल सिटी तेहरान इस अल्बर्ज रेंज के ठीक पीछे सुरक्षित छिप जाता है। आप तेहरान की सड़कों से अल्बर्ज की बर्फ से ढकी चोटियां देख सकते हैं। टोचल, जो तेहरान के ठीक ऊपर है, यह दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां आप एक हलचल भरे शहर से सीधे 4000 मीटर की ऊंचाई पर इसकी रिजॉर्ट तक गोंडाला से जा सकते हैं। और हाँ, यही खुरासान के इलाके में दुनिया का 90% से ज्यादा सैफरान, केसर भी पैदा होता है। नॉर्थ में अल्बर्ज जोन की दीवार है तो वहीं साउथ वेस्ट में ज़ैग्रोस माउंटेन ईरान की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। यह ईरान की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है जो तुर्की और ईरान की सीमाओं से लेकर स्टेट ऑफ हुर्मुज तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब सोचिए, अगर कोई भी वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करती है तो सबसे आसान और सीधा रास्ता इराक की सीमाओं से होकर जाता है। लेकिन यहीं पर ईरान की पहली और सबसे खतरनाक डिफेंस लाइंस खड़ी है, ज़ैग्रोस माउंटेन्स। यह कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है। ये 1600 किलोमीटर लंबी, आड़ी तिरछी, उबड़ खाबड़ चट्टानों की एक विशाल दीवार है। मान लो कोई सेना रात के 2 बजे इन पहाड़ों के बीच से गुजरने की कोशिश कर रही है। ज़ैग्रोस में रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता, यह एक मौत का सन्नाटा होता है। जैसे ही सूरज ढलता है, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे -25 डिग्री तक गिर जाता है। कपा देने वाली हवा हड्डियों को चीरने लगती है। किसी भी मॉडर्न आर्मी को आगे बढ़ने के लिए भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चाहिए होती हैं, लेकिन ज़ैग्रोस के पहाड़ों में कोई सीधी या चौड़ी सड़क नहीं है। यहाँ की घाटियाँ वी शेप की हैं। मतलब यह कि टैंकों को एक के पीछे एक सिंगल लाइन में चलना पड़ेगा। रात के भयानक अंधेरे में थर्मल विजन कैमरे भी कई बार धोखा खा जाते हैं कि सामने चट्टान है या खाई। और इस भूल भुलैया में अगर ईरानी सेना या गोरिल्ला लड़ाकों को आपकी लोकेशन का पता चल जाए तो एक भयानक सिचुएशन पैदा हो सकती है। ईरानियों को पूरी अमेरिकी सेना को तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पहाड़ की चोटी से सिर्फ 2 मिसाइलें फायर करनी है, एक काफिले के सबसे आगे वाले टैंक पर और एक सबसे पीछे वाले टैंक पर। रास्ता ब्लॉक। अब बीच में फंसी हुई पूरी बटालियन एक लोहे के ताबूत में कैद हो चुकी है। ना मुड़ सकते हैं, ना भाग सकते हैं। ऊपर पहाड़ों से होने वाले गोरिल्ला फायरिंग के सामने वो पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं। रात के अंधेरे में पहाड़ों से टकराकर गूंजने वाली गोलियों की आवाज से यह भी पता नहीं चलता कि हमला किस दिशा से हो रहा है।
यही कारण है कि कोई भी समझदार सेनापति अपनी सेना को ज़ैग्रोस के अंधेरे में भेजने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। द डेजर्ट्स ऑफ डेथ। कोई भी सेना भारी भरकम नुकसान सहकर किसी तरह इन पहाड़ों को पार भी कर लेती है तो उनका स्वागत ईरान के नर्क में होता है। ईरान का सेंट्रल पार्ट दो बहुत बड़े और खूंखार रेगिस्तानों से बना है, दस्ते काविर द ग्रेट साल्ट डेजर्ट और दस्ते लूत द लूत डेजर्ट। दुनिया के बाकी रेगिस्तानों जैसे सहारा या थार में सिर्फ रेत होती है, लेकिन दस्ते काविर कोई आम रेगिस्तान नहीं है, यह एक नमक का रेगिस्तान है और इसी के अंदर एक ऐसा इलाका है जिसे रिगेजिन यानी द बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ ईरान कहा जाता है। आइए समझते हैं कि रात में यहाँ क्या होता है। दिन में यह रेगिस्तान एक ठोस सूखी जमीन की तरह दिखता है, लेकिन रात होते ही रेगिस्तान का तापमान अचानक गिरता है और हवा में मौजूद नमी नमक की इस मोटी परत के नीचे जमा होने लगती है। रात के अंधेरे में जब सेना के 70 टन के भारी भरकम टैंक और गाड़ियां इस ठोस दिखने वाले जमीन पर आगे बढ़ती हैं तो वह नमक की परत अचानक टूट जाती है और उसके नीचे होती है दलदल, एक चिपचिपा कीचड़ जो पूरे के पूरे टैंक को जिंदा निगल सकता है। सैनिक रात के अंधेरे में अपने ही वाहनों को निकालने की कोशिश में फंस जाते हैं और रेगिस्तान उन्हें अपना शिकार बना लेता है। और दस्ते लूत यह पृथ्वी की सबसे गर्म जगहों में से एक है। यहाँ का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इतने टेम्परेचर पर तो गाड़ियों के पेंट भी मेल्ट होने लगते हैं। लेकिन रात में यह जगह एक अलग तरह का आतंक पैदा करती है। यहाँ कैलूट्स हैं, हवा से बनी रेत की बड़ी बड़ी इमारतें जो एक नेचुरल भूल भुलैया पैदा करती हैं। और यहाँ आते हैं भयानक सैंड स्टॉर्म, रेत के तूफान। और यह रेत भी कोई साधारण रेत नहीं है, यह पाउडर की तरह बारीक होती है जो मशीनों में घुसकर उनको खराब कर सकती है। द हिस्टोरिकल प्रूफ। और यह बात अमेरिका से बेहतर और कौन जान सकता है। 24 अप्रैल 1980 ऑपरेशन ईगल क्लॉ। अमेरिकी सेना रात के अंधेरे में अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स के साथ इन रेगिस्तानों में उतरी थी। लेकिन रात के अंधेरे में आए एक अचानक रेत के तूफान हबूब ने उनके हेलीकॉप्टर्स के इंजनों में रेत भर दी। पाउडर जैसी रेत ने उनके नेविगेशन सिस्टम्स को अंधा कर दिया। हवा में ही एक हेलीकॉप्टर एक C-130 ट्रांसपोर्टर प्लेन से टकरा गया और 8 अमेरिकी सैनिकों की जलकर मौत हो गई। बिना किसी ईरानी सैनिक के एक भी गोली चलाए अमेरिका का सबसे सीक्रेट मिशन, अमेरिका की बेस्ट डेल्टा फोर्स, ईरान के भूगोल के हाथों रात के अंधेरे में तबाह हो गई थी। द चोक पॉइंट एंड कंक्लूजन। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए ईरान लोहे के चने चबाने जैसा क्यों है। यह इराक और अफगानिस्तान जैसा आसान नहीं है। यह अफगानिस्तान प्लस इराक प्लस मौत का एक जाल है। ईरान अफगानिस्तान से 3 गुना बड़ा है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, करीब 90 मिलियन, और इसके मिसाइल और ड्रोन की ताकत तो हमने देख ही ली है। इजराइल जैसा मुल्क जिसका आयरन डोम दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता था, वो भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और स्वार्मिंग ड्रोन से परेशान हो चुका है। अगर अमेरिका को ईरान पर हमला करना है तो उन्हें दुनिया के दूसरे कोने से अपनी लॉजिस्टिक, गोला बारूद, ईंधन और सैनिकों को समुद्र के रास्ते लाना होगा। और यहीं पर आता है ईरान का एक और खतरनाक हथियार, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। यह दुनिया का सबसे सकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल और नेचुरल गैस यहीं से होकर गुजरता है। ईरान इसे बंद करके पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकता है। ईरान के पास हजारों छोटी बेहद तेज चलने वाली स्वार्म बोट्स हैं जो एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं। इसके अलावा उनकी सबमरीन समुद्र के नीचे चुपचाप घात लगाकर बैठी रहती हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट के लिए इस संकरे रास्ते में घुसना एक सुसाइड मिशन जैसा है। रात के समय राडार को चकमा देकर ये छोटी नावें अमेरिकी जहाज़ों के इतने करीब आ सकती हैं कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का समय भी ना मिले। तो अमेरिका ईरान पर ज़मीनी हमला क्यों नहीं करता? जवाब यह नहीं है कि अमेरिका के पास हथियार या टेक्नोलॉजी की कमी है। हकीकत यह है कि अमेरिका एक ऐसे देश से तो लड़ सकता है, लेकिन उस देश की ज्योग्राफी से कैसे लड़ेगा? ईरान का इनविंसिबल होना उसकी कोई जादुई पावर नहीं है। ज़ैग्रोस के कपा देने वाले पहाड़ जो रात में सेनाओं को निगल सकते हैं, दस्ते काविर का नमक जो भारी टैंकरों को दलदल में खींच लेते हैं, और लूत का रेत का तूफान जो एडवांस हेलीकॉप्टर्स को अंधा कर देता है, ये ईरान के असली प्रोटेक्टर्स हैं। जब तक ये पहाड़ और रेगिस्तान मौजूद हैं, ईरान दुनिया की किसी भी सेना के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहेगा
जिसमें घुसना तो आसान लग सकता है, लेकिन वापस लौटना लगभग इम्पॉसिबल है।